12 मई 2024 और रात के तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच एक घर के दरवाजे को खड़काया जाता है कि तभी एक 12 साल की नाबालिग बेटी जाती है, उस घर के दरवाजे को खोलती है और इस घर के मुखिया सो रहे होते हैं अपने बेड पर, जो इतनी गहरी नींद में होते हैं कि उनके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो तो सिर्फ और सिर्फ सोने में व्यस्त रहती है। और उधर ये दरवाजा खुलता है, एक व्यक्ति अंदर आता है, बाकायदे वो बिटिया उस व्यक्ति को पैर छूकर प्रणाम करती है और दरवाजे को बंद कर देती है। फिर दरवाजा बंद करने के बाद वो बिटिया अंकल से चॉकलेट लेती है और चॉकलेट लेने के बाद वो अपनी कमरे में चली जाती है और उधर वो अंकल उसकी माँ के साथ किसी और कमरे में चले जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से एक खौफनाक और बेहद हब्सी तरीके से संबंध बनाना शुरू करते हैं। और संबंध बनाने के बाद जब उन दोनों को कुछ सुकून प्राप्त होता है, लगता है कि अब थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, तो उसी दरमियान वो व्यक्ति अपने बैग से एक सिरिंज निकालता है और उसमें कुछ दवाइयाँ भरता है और वो दवाइयाँ भरने के बाद वो सिरिंज को लेकर उस महिला के पति की तरफ बढ़ता है और उसको वो दवाइयाँ लगा देता है और लगाने के बाद फिर ये दोनों आते हैं और आराम से संबंध बनाते हैं और ये कार्यक्रम पूरी रात चलता है और उसके बाद वो व्यक्ति उस घर से चुपचाप निकलता है और वापस अपने घर चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक होगी, इसलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके लिए बेहद रोचक है और बेहद जरूरी भी है। तो कहानी अंत तक तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा। अब दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2007 में, जब सोनीपत के रहने वाले अलावी गांव के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम कृष्ण होता है और उनकी शादी रोहतक की निवासी होती है मनीषा, और मनीषा के साथ कृष्ण की शादी तय होती है और दोनों की शादी सकुशल निपट जाती है। जबकि मनीषा देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन रहती है, जिसे देखने के बाद कोई भी 1 मिनट के लिए मोहित जरूर हो जाता है। तो उधर कृष्ण भी देखने में कोई कम खूबसूरत नहीं होता है, उसके भी कोई जवाब नहीं होता है। और जेबीटी का वो अच्छा खासा एक सरकारी टीचर के साथ साथ देखने में भी बेहद खूबसूरत और हसीन होता है। और इन दोनों की शादी के बाद दोनों अपने जीवन को बेहद हंसी खुशी से बिताते हैं। किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं हैं और ये शादी अरेंज मैरिज की गई है, क्योंकि दोनों की जिंदगी इतनी खुशी से, इतनी अच्छे से कट रही होती है कि किसी ने किसी के बारे में सोचा नहीं था कि इस कहानी का इतना खौफनाक अंजाम होगा, जिसके बारे में सोचना तो दूर, किसी के जहन में आने तक की बात नहीं होती है। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि जब मनीषा ने एक बेटी को जन्म दिया, उसके बाद कुछ सालों के बाद एक बेटे को भी जन्म दिया और जिंदगी में सब कुछ जैसे एक पति पत्नी के बीच चलता है उसी तरीके से चलता है। किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ अच्छे से हंसी खुशी से चलता रहता है, कहीं कोई दिक्कत किसी को नजर नहीं आती है। लेकिन जब ये दोनों बच्चे हो जाते हैं तो अचानक एक दिन जब कृष्ण स्कूल चले जाते हैं और स्कूल पढ़ाने के बाद वो आज सोचते हैं कि क्यों ना आज अपनी बीवी को कुछ सरप्राइज किया जाए, कुछ अच्छा गिफ्ट उसे ले जाकर दिया जाए। तो वो स्कूल टाइमिंग 4 बजे होती है, लेकिन वो आज 2 ही बजे वापस चले आते हैं और बिना बताए वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलते हैं, घर के अंदर एंट्री होती हैं और अपनी बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्हें अपनी पत्नी की हंसते और खिलखिलाते और कुछ गलत तरीके की बातें किसी व्यक्ति के साथ करने की स्पीकर पर आवाज सुनाई देती है और वो अपनी पत्नी की कमरे में अचानक से न घुसकर
उस कमरे के बाहर खड़े होते हैं और जब अपनी पत्नी की और उस व्यक्ति की दोनों के बीचों की बातें सुनते हैं तो उस समय कृष्ण गुस्से से भर जाते हैं और अचानक से उस कमरे में एंट्री लेते हैं और अपनी पत्नी मनीषा के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू करते हैं। उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मेरे रहते तुम्हारे दो बच्चे भी हैं और वो तुम किसी और के साथ रंगरलियां मना रही हो। लेकिन कृष्ण ने जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा रहा था कि जिस पत्नी का वो इतनी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिसके पास वो जा रहे हैं, जिसे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन सब चीजों को कब का भूल चुकी है और वो उस व्यक्ति के साथ बहुत सारी हदें पार करके कृष्ण की जीवन में आई रहती है। और होता भी यही है, जब वो समझाने की कोशिश करते हैं तो दोनों के बीच जम के लड़ाई होती है और मनीषा कहती है कि मैं ये करूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी बॉयफ्रेंड को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ बेहद ही सच्चा प्यार करती हूँ। अब इतना सुनने के बाद जब आए दिन दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं तो कृष्ण को लगता है कि उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है, इज्जत है, उसे लोग मास्टर साहब कहते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, लोग उसकी दास दिया करते हैं कि देखो कृष्ण कितना अच्छा है जो पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से एक मास्टर की नौकरी लिया है और उसके पास पैसे से लेके किसी चीज की कोई कमी नहीं है और उसका जीवन कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी ने उसके जीवन को बद से बदतर बना दिया और कृष्ण हार मानकर अब ये जगह छोड़ करके पूरी तरीके से जब परेशान हो जाता है तो अपने पूरे परिवार को लेकर के करनाल की एक कॉलोनी में जाकर रहने लगता है। और जब वहां जाकर रहने लगता है तो अब तो मनीषा के लिए इतना अच्छा मौका मिल चुका होता है कि वो जैसे ही कृष्ण अपने स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वो अपनी प्रेमी देवेंद्र उर्फ देवा को घर पर बुला लिया करती थी। उसके साथ वो जो जो संबंध बना पाती थी, जो जो कर पाती थी, उसके साथ खाना खाती थी, उसके साथ रहती थी, उसके साथ सोती थी और यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी ये तक बता दी थी कि उसके असली पिता जो हैं वो कृष्ण नहीं बल्कि देवेंद्र उर्फ देवा है। और देवा के साथ मनीषा ने अपनी सारी हदें पार करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात की जब तक पता चले कृष्ण को, उससे पहले उसने फिर एक बार सोचा कि जब वो करनाल में रहने लगी है तो शायद उसकी पत्नी कुछ सुधर गई होगी और उसने अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए और सोनीपत के इंडियन ऑयल कॉलोनी में एक घर खरीदा और उसी घर में गृह प्रवेश के लिए अपनी पत्नी को अचानक से सरप्राइज करता है। उसे लगता है कि अब मेरी पत्नी सुधर गई है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पत्नी करनाल आने के बाद सुधरी नहीं बल्कि और खुल्लम खुल्ला तरीके से इन सब कारनामों को करती जा रही है। और पूरी तरीके से जब वो जब तक इन चीज़ों को जान पाता, उस घर में गृह प्रवेश करता है और धूमधाम से उस घर में फिर एक बार अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ कृष्ण घर में रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच अचानक एक दिन ऐसे ही फिर एक बार वो अपने घर पर अपनी पत्नी को सरप्राइज करने के लिए पहुंचता है तो अचानक सामने इस बार रंगे हाथ देवा उर्फ देवेंद्र के साथ उसकी पत्नी मनीषा सामने नजर आती है और पकड़ा जाती है। अब इसके बाद जो तांडव शुरू होता है इस घर में, उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था और कृष्ण ने तुरंत अपने ससुराल फोन किया और मनीषा के माँ बाप को इस बात की इत्तला की तो माँ बाप भी दौड़े उस घर पर चले आते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सुनने के बाद माँ बाप का जो रिएक्शन था उसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। और माँ बाप ने साफ तौर से कह दिया कि अगर मेरी बेटी को देवा से मिलने के लिए रोका गया या किसी भी तरीके की कोई भी हिमाकत की गई तो हम कृष्ण यानी तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ भी दहेज उत्पीड़न में फंसा देंगे। और इस तरीके की बातें कहते हुए वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब कृष्ण मानने को तैयार नहीं था। वो पंचायत बुलाता है और पूरे पंचायत के सामने परिवार वालों ने जब मनीषा का सपोर्ट किया
तो मनीषा का मन और बढ़ गया और उसने अब ये फैसला लिया कि बाकायदा कृष्ण के सामने ही वो गंदे तरीके से बात किया करती थी देवेंद्र से और वीडियो कॉल पर बात करना शुरू कर देती है और उसका मन अब और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्योंकि उसके परिवार वाले भी कृष्ण का साथ देने के बजाय देवेंद्र के साथ उसके रिश्ते को अच्छे करने में जुट जाते हैं। और इस बात से कृष्ण इतना आहत हो जाता है कि वो 22 अप्रैल को अपनी इस इज्जत को लूटने की बजाय पुलिस मिल जाता है और इस बात की पूरी तरीके से शिकायत करता है और कहता है कि साहब मैं अब उस महिला के साथ नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वो जैसे ही घर वापस लौट के आता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी मनीषा देवेंद्र उर्फ देवा के साथ फरार हो चुकी है। और ये पूरी बात जानने के बाद वो और चौंक जाता है। तकरीबन 2 दिनों को तक इंतजार करता है, यानी 24 अप्रैल को वो फिर पुलिस थाने में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वापस वो घर आता है तो 25 अप्रैल की सुबह में कृष्ण के बहन के पास एक फोन जाता है और उधर से कोई व्यक्ति बोलता है और कहता है कि जो इंडियन ऑयल कॉलोनी में आपके भाई रहते हैं उनकी मौत हो चुकी है और आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए। अब पूरे परिवार वाले अपने बेटे की, यानी यूं कहिए कि जवान बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद मानो उस पूरे घर में कोहराम मच जाता है और सारे लोग भागते दौड़ते उस कॉलोनी में पहुंचते हैं। और सभी लोग जब एक बार कृष्ण की बॉडी को देखते हैं ध्यान से तो लगता है कि शायद उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन कृष्ण के भाई को कहीं ना कहीं मनीषा पर शक हो चला था कि उसी का कुछ कारनामा है और वो बाकायदा अपनी भाभी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करता है, पूरी रिपोर्ट दर्ज कराता है। और उसके बाद एंटी गैंगस्टर यूनिट ने इस पूरे मामले की जांच किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके की कोई बात सामने नहीं निकल के आई, बल्कि एक नेचुरल डेथ के तर्ज पर उसकी रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन एंटी गैंगस्टर टीम ने भी सोच रखा था कॉल डिटेल निकालने के बाद मनीषा और देवेंद्र का कोई ना कोई रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल जरूर हुआ है इस व्यक्ति की मौत में, क्योंकि बाकी उसके ना कोई ऑर्गन खराब थे ना कहीं कुछ थी, बाकी सारी रिपोर्ट कृष्ण की नॉर्मल आ रही थी। और वो मनीषा को एक दिन उठाते हैं और उससे जब कड़ाई से पूछताछ किए जाते हैं तो जो पूरा मामला सामने आता है वो यही आता है कि वो 24 तारीख की रात के 11 बजे अपने प्रेमी के साथ घर में आती है और उसकी बेटी उस दरवाजे को खोलती है और माँ और अंकल को वो कमरे में जाने देती है। फिर दोनों वो संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद एक डॉक्टर से पहले ही इन दोनों ने राय लिया होता है जो पेशे से MBBS होते हैं, और वो बताते हैं कि एनेस्थीसिया का अगर ओवरडोज किसी भी व्यक्ति के शरीर में हो जाए तो उसकी मौत हो जाएगी और उसका कोई उचित कारण भी PM रिपोर्ट में निकल कर नहीं आएगी। और इस दिन देवा एनेस्थीसिया का पूरा एक ओवरडोज अपने साथ लेकर आता है और गहरी नींद में सो रहे कृष्ण को उस पूरे ओवरडोज उसकी बॉडी में उतार दिया जाता है, जिसके कारण अगले दिन सुबह उसकी मौत हो जाती है और PM रिपोर्ट में भी कहीं कुछ सामने निकल कर नहीं आता है। इसके बाद इतनी पूरी बातों की जानकारी होने के बाद पुलिस मनीषा को गिरफ्तार करती है, देवेंद्र उर्फ देवा को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और इस MBBS डॉक्टर को भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और बेटी को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर ये बेटी भी अपने बाप के कत्ल में शामिल रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। पत्नी जो 14-15 सालों का रिश्ता था उस पर भरोसा छोड़ करके एक प्यार के चक्कर में इतनी परेशान होती है कि अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। तो ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बेहद जानकारीप्रद लगी होगी। अगर कहानी आपके लिए जानकारीप्रद थी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप भी अपनी पत्नी से आगाह जरूर रहें और
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।